25 जून 1975 की रात को भारत की पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती हैं। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. अगले 2 सालों के लिए लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं। अपोजिशन के हजारों लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। प्रेस पर स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगा दी जाती है। And this phase of independent India is considered as the darkest chapter till date in the Indian political history. 25 और 26 जून के बीच की रात इंदिरा गांधी ने देश के इतिहास में आपातकाल यानी इमरजेंसी का काला अध्याय लिख दिया और इसे कहा जाता है आपातकाल की काली रात। तो आइए आज जानते हैं कि वो क्या रीजंस थे जिनकी वजह से भारत की डेमोक्रेसी पर असॉल्ट माने जाने वाली इमरजेंसी लगाई गई थी पीएम इंदिरा गांधी द्वारा, और वो क्या आफ्टर इफेक्ट्स थे इस इमरजेंसी के जिसकी वजह से इसे काफी ब्रूटल माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा गांधी अपने चैनल नेहाज इन्फो ड्राइव पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रीजंस। इस कभी ना भुलाए जाने वाली कहानी की शुरुआत होती है 1971 से, यानी इमरजेंसी से 4 साल पहले। इस साल 5th जनरल इलेक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया होने वाले थे और सभी पार्टीज इस इलेक्शन के कैंपेन में जुटी हुई थी। इस दौरान कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और इंदिरा गांधी गरीबों को यह आश्वासन देती हैं कि उनकी सरकार कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेंगी जिसकी वजह से गरीबों को उनका असली हक मिल सकेगा। वो इकोनॉमी को इम्प्रूव करेंगी, मास पॉवर्टी को जड़ से मिटा देंगी और अमीरों और गरीबों के बीच के अंतर को खत्म कर देंगी। और साथ ही उन्होंने मिडिल क्लास को भी एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नेंस का आश्वासन दिया। इस सब के चलते 1971 के लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस 518 में से 352 सीट्स जीत लेती हैं और इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार बनाती है। बाद में इसी साल इंडिया पाकिस्तान वॉर भी होता है, जिसमें न केवल इंडिया दुश्मन देश पाकिस्तान को बुरी तरह हराता है, बल्कि बांग्लादेश को लिबरेट कर वर्ल्ड पॉलिटिकल स्टेज पे एक स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंटाइटी की तरह स्थापित भी होता है। मार्च 1972 में स्टेट असेंबली इलेक्शंस में भी कांग्रेस मेजॉरिटी स्टेट्स में अपनी गवर्नमेंट बनाती है। तो अब इंदिरा गांधी कांग्रेस, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स तीनों पर भी राज करने लगती हैं। एक समय पर गूंगी गुड़िया के नाम से पुकारी गई इंदिरा इस समय तक लोगों द्वारा दुर्गा और शक्ति का अवतार कहलाए जाने लगती हैं। अब इंदिरा गांधी उनके पावर और पॉपुलैरिटी के पीक पर थीं। देश के साथ किए गए प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार कुछ कड़े फैसले लेती है, जिसमें शामिल था 1971 में प्रीवी पर्स को हटा देना। प्रीवी पर्स एक पेमेंट हुआ करती थी जो भारत की सरकार भारत के एकीकरण से पहले रही प्रिंसली स्टेट्स की रॉयल फैमिलीज को देती थी 1947 के बाद से। इंदिरा सरकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हुए इस प्रीवी पर्स को एबॉलिश कर देती है। दूसरा फैसला था प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया जाना, यानी भारत की सरकार इन बैंक्स को चलाने वाली प्राइवेट कंपनीज से बैंक्स की ओनरशिप खुद के पास ले लेती है। इसका इंटेंशन था इन बैंक्स की ब्रांचेस को छोटे शहरों और गांवों में खोलना, जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और किसानों को आसानी से लोन मिल सके। ये स्टेप्स जितनी सुनने में अच्छी लग रही हैं, उतनी ही बुरी थी इन सभी स्टेप्स की ग्राउंड रियलिटी। गरीबों की ना ही बेसिक नीड्स पूरी हो रही थी और ना ही मिडिल क्लास की ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस। इस सब के पीछे कई फैक्टर्स थे, जिसमें पहले आता है 1971 में हुआ इंडिया पाकिस्तान वॉर, जिसकी वजह से भारत के फूड एंड फाइनेंशियल रिजर्व्स डिप्लीट हो जाते हैं। फिर 1972 एंड 73 में देश में सूखा पड़ जाता है
जिससे फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज और बढ़ जाती है और फूड प्राइसेस हाइक हो जाती हैं। फिर आता है द इनफेमस ऑयल शॉक। अक्टूबर 1973 में ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कम कर दिया, जिससे पेट्रोलियम एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे फर्टिलाइजर्स की प्राइस बहुत बढ़ जाती है। फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन पर इसका नेगेटिव असर पड़ता है और भारत के फॉरेन रिजर्व्स तेजी से डिप्लीट होने लगते हैं और इस सब से इकोनॉमी को एक बिग ब्लो पड़ता है। खाने की कमी, नौकरियां न होना और महंगाई इंडिपेंडेंस के बाद अभी सबसे ज्यादा थी। साथ ही घूसखोरी और करप्शन भी देश में चारों ओर फैला हुआ था। ये सब कुछ इंदिरा गांधी की इमेज को बुरी तरह हैम्पर करने लगता है। 1972 से 1974 के बीच भारत में लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट देखने को मिले, जिन्हें गवर्नमेंट पीसफुली हैंडल नहीं कर पा रही थी। 1973 में ऐसे ही एक मेजर प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है गुजरात के LD इंजीनियरिंग कॉलेज से। ये प्रोटेस्ट शुरू तो होता है हॉस्टल एंड मेस चार्जेस हाइक को लेकर, लेकिन जल्दी ही ये प्रोटेस्ट पूरे गुजरात को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और इन्फ्लेशन एंड करप्शन जैसे बड़े मुद्दे भी इससे जुड़ जाते हैं। ये प्रोटेस्टर्स डिमांड करते हैं गुजरात के CM चिमन भाई पटेल का रेजिग्नेशन और गुजरात में कांग्रेस की सरकार का डिमोलिशन। इस आंदोलन से कई लीडर्स जुड़ते हैं, जिनमें मोरारजी देसाई एक बड़ा नाम था। 11 मार्च 1974 को मोरारजी देसाई आमरण अनशन की घोषणा कर देते हैं और फिर फाइनली 3 महीनों तक चले इस आंदोलन के बाद इंदिरा गांधी गुजरात असेंबली को डिसॉल्व कर देती हैं। ये मिसेस गांधी की अब तक की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिफीट थी। गुजरात प्रोटेस्ट से इंस्पायर होकर मार्च 1974 में ही बिहार में भी एक आंदोलन की शुरुआत होती है। गुजरात की तरह बिहार में भी इस मूवमेंट की शुरुआत स्टूडेंट्स ही करते हैं। जल्द ही ये प्रोटेस्ट एंड्रॉइड्स पूरे बिहार को घेर लेते हैं एंड अ वेल नोन फ्रीडम फाइटर एंड लीडर जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं और इसे लीड करने लगते हैं और यहीं से ये आंदोलन JP मूवमेंट के नाम से जाना गया। इस मास मूवमेंट के चलते एक नेगोशिएशन मीट होती है 1974 में जयप्रकाश, JP और इंदिरा गांधी के बीच। ये मीटिंग एक डिजास्टर साबित होती है और सिचुएशन को और भी वर्सन कर देती है। इंदिरा गांधी फैब 1976 में होने वाले लोकसभा इलेक्शंस के लिए JP को चैलेंज कर देती हैं, जिसे जयप्रकाश नारायण भी हाथों हाथ एक्सेप्ट कर लेते हैं। JP पूरे अपोजिशन को इकट्ठा कर पूरे देश में एंटी कांग्रेस सेंटीमेंट जगाते हुए आने वाले जनरल इलेक्शंस को एक रिवॉल्यूशन की तरह पोर्ट्रे करने लगते हैं। तो भयंकर इन्फ्लेशन, कांस्टेंट प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स एंड करप्शन के एलिगेशंस देश को और इंदिरा गांधी को चारों ओर से घेरे हुए थे। इस सब पर इंदिरा गांधी को इन सभी से बड़ा झटका लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट से मार्च 1975 में। तो बात कुछ ऐसी थी कि पिछले 2 सालों से एक केस चल रहा था मिसेस गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ये केस फाइल किया था एक सोशलिस्ट इलेक्शन कैंडिडेट राज नारायण ने। ये इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े हुए थे 1971 के इलेक्शंस में रायबरेली उत्तर प्रदेश की सीट से। राज नारायण इंदिरा गांधी पे अपनी सीट को अनफेयर मीन से जीतने का आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने बैलेट्स को मैनिपुलेट किया है। कुल 14 क्राइम्स इंदिरा गांधी के खिलाफ रिपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली इनमें से सिर्फ 2 माइनर इश्यूज में इंदिरा गांधी को कन्विक्ट किया जाता है। पहला ऑफेंस था कि इंदिरा गांधी ने यूपी सरकार का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा स्टेज बनवाया था अपनी इलेक्शन की स्पीच को डिलीवर करने के लिए, और दूसरा था एक्टिव गवर्नमेंट सर्वेंट यशपाल कपूर की सर्विसेज को इलीगल तरीके से इलेक्शन कैंपेन में यूज करना। तो सिर्फ इन 2 ट्राइवियल ऑफेंसेस के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट इंदिरा गांधी की लोकसभा सीट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है।
तो अब 12 जून 1975 के दिन दिए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस जजमेंट को इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है और इसी दिन यानी 12 जून 1975 को गुजरात स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट भी डिक्लेयर होते हैं, जिसमें मोरारजी देसाई की लीडरशिप में जनता फ्रंट कांग्रेस को हरा देती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन और गुजरात इलेक्शंस में कांग्रेस की हुई हार अपोजिशन पार्टीज में एक नई ऊर्जा का संचार कर देती है। 22 जून 1975 को अपोजिशन पार्टीज एक बड़े मूवमेंट को प्लान करती हैं इंदिरा गांधी के रेजिग्नेशन की डिमांड को सामने रखते हुए, और इस आंदोलन को लीड करते हैं जेपी नारायण। साथ ही कांग्रेस के अंदर भी इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाजें उठने लगी थी और इस सब के बीच 24 जून 1975 के दिन इंदिरा गांधी की अपील सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाती है। जजेस अपना फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी पर अगले 6 सालों के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने पर रोक लगा देते हैं। वो वोट नहीं डाल सकती थी और उनके कई प्रिविलेजेस भी छीने जा सकते थे, लेकिन अगली कोर्ट हियरिंग तक वो प्राइम मिनिस्टर जरूर बनी रह सकती थी। इस फैसले के बाद हड़कंप मच जाता है और अपोजिशन मूवमेंट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। 25 जून 1975 यानी वही दिन जिस दिन की रात को इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, उसी दिन अपोजिशन के लीडर्स इंक्लूडिंग जेपी एंड मोरारजी देसाई दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली का आह्वान करते हैं। जेपी इस रैली में इंदिरा गांधी को 4 दिन में रिजाइन करने का अल्टीमेटम भी दे देते हैं। वो इस आंदोलन में प्लान करते हैं कि कई वॉलंटियर्स पीएम के घर के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। वो स्टूडेंट से अपील करते हैं कि बाहर निकलकर वो प्रोटेस्ट करें। वो लोगों से अपील करते हैं कि वो पुलिस की सुनना बंद कर दे। वो पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस से अपील करते हैं कि वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को सुनना बंद कर दें, उनके ऑर्डर्स को आउटराइटली रिफ्यूज कर दें। ये एक तरह का सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन था। इस कैंपेन को एक हफ्ते के बाद और भी ज्यादा इंटेंसिफाई किया जाना था। इंदिरा गांधी के घर का घेराव लाखों वॉलंटियर्स के द्वारा किया जाना था, जिससे ना कोई अंदर से बाहर जा सके और ना ही कोई बाहर से अंदर जा सके। ये सिविल डिसोबीडियंस था, लेकिन ये सिचुएशन हमें एक और सिनेरियो की ओर इशारा करती है, जिसे कहते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के अनुसार एन इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड by the President of India if India's security is threatened by war, external aggression or internal disturbance। तो इस आर्टिकल के तहत मिसेस गांधी उसी दिन यानी 25 जून 1975 की ही रात को भारत में स्टेट ऑफ इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है। इमरजेंसी डिक्लेयर होने के कुछ ही घंटों में अपोजिशन के कई लीडर्स इंक्लूडिंग जेपी नारायण, मोरारजी देसाई, एल.के. आडवाणी, चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी को अरेस्ट कर लिया जाता है और अपोजिशन मूवमेंट एक ही झटके में सप्रेस कर दिया जाता है। अरेस्ट से बचने के लिए कई लीडर्स अंडरग्राउंड हो गए या फिर भेष बदल कर रहने लगे और इमरजेंसी के अगेंस्ट अपनी लड़ाई लड़ते रहे। इनमें नाम शामिल है सुब्रमण्यम स्वामी और हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने सिख के भेष में रहकर अपनी आइडेंटिटी इमरजेंसी के दौरान गोपनीय रखी। इमरजेंसी के दौरान करीब 1,10,000 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें अपोजिशन लीडर्स के साथ साथ ब्लैक मार्केटर्स, स्मगलर्स और हवाला ऑपरेटर्स भी शामिल थे। सरकार के खिलाफ हर एक न्यूज को सप्रेस कर दिया जाता था। प्रेस पर स्ट्रिक्ट सेंसरशिप भी लगा दी गई थी। प्रेस की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई काट दी जाती थी। उनके जर्नलिस्ट के लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए जाते थे। टेलीफोन टैपिंग्स, इनकम टैक्स रेड्स जैसी गवर्नमेंट मशीनरी को यूज करके लोगों की आवाज को हर तरह से दबाने की कोशिश की गई। आरएसएस और जमात इस्लामी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया गया। कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में थोड़ा भी शक होने पर सीएम बदल दिए जाते थे। कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी भी खत्म हो चुकी थी और कांग्रेस के लीडर्स इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलने से डरने लगे थे। लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं और इस दौरान किसी को भी अरेस्ट करने के लिए ना ही कोई चार्जेस की जरूरत थी और ना ही उसे
कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने की। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा सरकार ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को भी कई बार अपनी सहूलियत के अनुसार अमेंड किया। जुलाई 1975 में गवर्नमेंट ने 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया, जिसके तहत इमरजेंसी के डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। इसके बाद अगस्त 1975 में 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, जिसके तहत देश के किसी भी कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर के इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता था। इस अमेंडमेंट के जरिए इंदिरा गांधी के अगेंस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन इनवैलिड हो गया और सुप्रीम कोर्ट में भी केस रद्द हो जाता है। इन सब के साथ इमरजेंसी के कुछ फायदे भी आम जनता को हो रहे थे, जैसे ट्रेन्स टाइम पर चलने लगी थी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जेल जाने के डर से ऑफिसेस पर टाइम पर पहुंच रहे थे और गवर्नमेंट ने अपोजिशन लीडर्स के साथ साथ ब्लैक मार्केटर्स और स्मगलर्स को भी अरेस्ट कर लिया था। तो इस सब से आम जनता में कोई रोष नहीं था, लेकिन ये साइड फ्लिप हो जाती है जब इंदिरा गांधी के बेटे और कांग्रेस पार्टी में एक तरफा रसूख रखने वाले संजय गांधी भारत की एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टरलाइजेशन यानी नसबंदी अभियान चलाते हैं। हजारों लोगों को फोर्सफुली क्लिनिक्स में ले जाकर उनका स्टरलाइजेशन किया गया, वो भी इम्प्रॉपर मेजर्स और अनहाइजीनिक कंडीशंस में, जिससे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ साथ उनकी डेथ्स भी हुई। करीब 1 करोड़ लोगों की इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन की नसबंदी की गई इमरजेंसी के उन 21 महीनों के दौरान। ऐसा ही एक और संजय गांधी का इन फेमस कैंपेन था स्लम क्लियरेंस कैंपेन। इस कैंपेन में बॉम्बे, दिल्ली, जयपुर जैसी सिटीज में अनऑथोराइज्ड स्लम को डिमोलिश कर दिया गया और उनके रहवासियों को सिटीज के बाहर कॉलोनीज में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन इन कॉलोनीज की कंडीशंस बहुत खराब थी और लोगों की जिंदगी बद से बदतर हो गई। स्टरलाइजेशन और स्लम क्लियरेंस कैंपेन के चलते लोगों में संजय गांधी के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया और अब मेजॉरिटी पॉपुलेशन इमरजेंसी से नाराज है। जनवरी 1977 में मिसेस गांधी ने खुद ही लोकसभा को डिसॉल्व करते हुए मार्च में फ्रेश इलेक्शंस की घोषणा कर दी। इमरजेंसी को रिलैक्स किया गया और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज। उस समय लोगों के लिए इंदिरा गांधी का ये डिसीजन काफी शॉकिंग था, लेकिन कहा जाता है कि उस समय इंदिरा गांधी को लगा कि लोग उनके समर्थन में हैं और इसलिए वो इलेक्शंस जीत जाएंगी। एक और एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग मिसेस गांधी अपने बेटे संजय गांधी की बढ़ती पावर पर एक अंकुश भी लगाना चाहती थी। इसके बाद जेपी की अपील पर सभी पार्टीज मर्ज होकर जनता पार्टी बनाती हैं। ये वही जनता पार्टी है जिससे 1980 में अलग होकर भारतीय जनता पार्टी बनी थी। बहरहाल मार्च 1977 के लोकसभा इलेक्शंस कांग्रेस हार जाती है और इंदिरा गांधी रिजाइन कर देती हैं और 21 मार्च 1977 को देश से इमरजेंसी हटा दी जाती है। मोरारजी देसाई भारत के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ डार्क एंड ड्रेडफुल चैप्टर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इमरजेंसी के इस पूरे एपिसोड से कुछ बातें सीखने को मिलती हैं। जब जेपी नारायण और अपोजिशन लीडर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस को अपील करेंगे कि वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स ना माने और पीएम इंदिरा गांधी के घर का घेराव लाखों वॉलंटियर्स के द्वारा करवाएंगे, तो बेसिकली वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन से एक इलेक्टेड सरकार को गिराना चाहते थे। उन्होंने डेमोक्रेटिक ऑप्शंस चूज ही नहीं किए, जैसे वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेट कर सकते थे और अगर डिसीजन पीएम इंदिरा गांधी के खिलाफ आता और फिर भी वो रिजाइन नहीं करती तो मूवमेंट करना जस्टिफाइड होता। दूसरा ऑप्शन था लोकसभा इलेक्शंस का वेट करना, जो कि अगले 8 महीनों में होने ही वाले थे। इलेक्शंस में हारने के बाद इंदिरा गांधी को डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग पावर से हटना ही पड़ता। दूसरी ओर मिसेस गांधी के पास भी डेमोक्रेटिक ऑप्शंस अवेलेबल थे, लेकिन उन्होंने भी ये चूज नहीं किए। जैसे अपोजिशन मूवमेंट के दौरान ही वो लोकसभा को डिसॉल्व करते हुए फ्रेश इलेक्शंस कॉल कर सकती थी। इससे
वो इस क्राइसिस का एक डेमोक्रेटिक और पीसफुल रिजोल्यूशन भी निकाल सकती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ भी हमारे देश में नहीं हुआ। इमरजेंसी का ये दौर हर भारतीय को याद दिलाता रहेगा कि लोकतंत्र कितना बहुमूल्य है और इस लोकतंत्र को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। इसलिए अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का रिस्पेक्ट करें और उन्हें हर हाल में एग्जीक्यूट करें। पर फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नेहाज इन्फो ड्राइव। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनों का खूब ख्याल करें। जय हिंद, वंदे मातरम।